तो हमने लगभग कोल माइंस के बारे में सब कुछ देख लिया था। हमको कोल रिसोर्सेज की प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं कोल रिसोर्सेज की, स्पेसिफिकली इंडिया के कोल रिसोर्सेज की प्रॉब्लम्स की जब हम बात करेंगे, तो प्रॉब्लम्स विथ रिस्पेक्ट टू कोल रिसोर्सेज इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ कोल इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में कोयला उद्योग के साथ समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ कोल इंडस्ट्री इन इंडिया। चलिए पहले आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूं, आप मुझे एक दो कोल इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम बताइए कि आपके दिमाग में कोल इंडस्ट्रीज की क्या प्रॉब्लम आती हैं जब आप कोल के बारे में पढ़ते हैं। कल मैंने क्लास के एंड में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स बताई थी, क्या आप उनको रिमेंबर कर पा रहे हैं, उनको रिपीट कर पा रहे हैं? बताएं मुझे। एक भी प्रॉब्लम नहीं रिपीट कर पा रहे? बस माफिया, सबसे पहली प्रॉब्लम माफिया है मतलब? क्या माफिया सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो कोल इंडस्ट्री के साथ भारत फेस करता है, वो प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ का कोल बेस्ट क्वालिटी कोल नहीं है। इंडियन कोल इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, निम्न गुणवत्ता का कोयला है हमारे यहाँ। इंडियन कोल इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, हमारे यहाँ जो कोयला है उसकी गुणवत्ता बेस्ट नहीं है। इंस्टेड ऑफ एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट कोयले की तुलना में, अब एंथ्रेसाइट कोयला क्या होता है हमने कल पढ़ा हुआ है। एंथ्रेसाइट कोयला वो कोयला होता है जिसमें 95% तक कार्बन की मात्रा होती है और वो बहुत ही शुद्ध तरीके से जलने के लिए प्रसिद्ध है। तो एंथ्रेसाइट कोल की तुलना में वी हैव बिटुमिनस कोल, हमारे यहाँ बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, हमारे यहाँ बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। अब बिटुमिनस कोयले के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं? इट इज एन इशू बिकॉज, यह एक समस्या है क्योंकि, इट इज एन इशू बिकॉज, यह एक समस्या है क्योंकि। नाउ व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम? क्योंकि इंफीरियर कोल है, इसका मतलब है लो कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है? जो हीट की यूनिट होती है, हीट को या ऊर्जा को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो होती है कैलोरी। जो लोग जिम जाते हैं वो कहते हैं हमने इतनी कैलोरीज बर्न करी, हमने इतनी कैलोरीज गेन करी। तो कैलोरीज असल में हीट की यूनिट होती है। हम कह रहे हैं इसमें जो ऊर्जा की मात्रा है, ऊष्मा की मात्रा है वो कम होती है। सबसे पहली तो यही एक प्रॉब्लम है। दूसरी इसमें ये प्रॉब्लम है, दूसरी इसमें ये प्रॉब्लम है, इट हैज हाई ऐश कंटेंट, इसमें राख की मात्रा बहुत अधिक होती है। इट हैज हाई ऐश कंटेंट, इसमें राख की मात्रा बहुत अधिक होती है। दिस ऐश इज कॉल्ड एज, इस राख को, दिस ऐश इज कॉल्ड एज, इस राख को फ्लाई ऐश कहा जाता है। दिस ऐश इज कॉल्ड एज फ्लाई ऐश, इसे फ्लाई ऐश कहा जाता है। तीसरी जो बड़ी समस्या है बिटुमिनस कोल के साथ, वो है इट हैज लार्ज इम्प्योरिटीज, इसमें बहुत अधिक अशुद्धियां पाई जाती हैं। ये पहली समस्या है भारत के कोयले के साथ। सेकेंड जो प्रॉब्लम इंडियन कोल इंडस्ट्री फेस कर रही है वो है द प्रॉब्लम ऑफ स्मगलिंग।
तस्करी की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ स्मगलिंग। गोंडवाना पीरियड, गोंडवाना काल का, गोंडवाना पीरियड, इंडियन कोल, भारतीय कोयला, इज फाउंड एट शैलो डेप्थ, वह निम्न गहराई की खदानों में पाया जाता है। इज फाउंड एट शैलो डेप्थ, देयरफॉर easily theft and smuggled, अतः आसानी से चुरा के बेचा जा सकता है। easily theft and smuggled, आसानी से चुरा के बेचा जा सकता है। यह दूसरी बड़ी समस्या है भारतीय कोयले के साथ। तीसरी इंपॉर्टेंट समस्या जो हमारे देश के साथ है, अब यहाँ पे एक शब्द आएगा आपके लिए, इस वर्ड को कहा जाता है, नया वर्ड है, दिस वर्ड इज कॉल्ड ऑब्सलीट। शायद आप लोगों ने पहले ना सुना हो ये शब्द। दिस वर्ड इज कॉल्ड ऑब्सलीट। ऑब्सलीट का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, प्राचीन। ऑब्सलीट का मतलब होता है पुराना, ओल्ड या प्राचीन। तो जब हम बात करेंगे कि भारत के कोयले के साथ और क्या समस्याएं हैं, तो अब अगली जो समस्या है वो है ऑब्सलीट माइनिंग टेक्नोलॉजी। ऑब्सलीट माइनिंग टेक्नोलॉजी, पुरानी खनन तकनीक। मोर देन 80% माइंस इन इंडिया, भारत में 80% से अधिक खनन या खदानें, मोर देन 80% माइंस इन इंडिया आर नॉन मैकेनाइज्ड, गैर यांत्रिक है। आर नॉन मैकेनाइज्ड, गैर यांत्रिक है। देयरफॉर कॉजिंग लेस प्रोडक्शन, अतः कम उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। कॉजिंग लेस प्रोडक्शन, कम उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। फोर्थ पॉइंट, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, श्रमिक की निम्न उत्पादकता। नो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, श्रमिक की निम्न उत्पादकता। डैश करके सविता ही लिख लो। बिकॉज मशीनरी सपोर्ट इज वेरी लो, क्योंकि यांत्रिकी सहायता बहुत कम है। बिकॉज मशीनरी सपोर्ट इज वेरी लो, आज भी भारत का जो मजदूर है वो छेनी हथौड़े से खुदाई कर रहा है। यहाँ पे जो अपन ने पिछला पॉइंट लिखा था, इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हो आप, इंडिया स्टिल यूज, भारत आज भी, इंडिया स्टिल यूज, भारत आज भी पिलर मेथड का इस्तेमाल करता है। स्टिल यूज पिलर मेथड। अब आप बोलोगे कि ये पिलर मेथड क्या होता है। हमारे देश में कई बार ऐसा होता है कि जो गुफा बनाई जाती है, जिस गुफा के अंदर हमारे देश के मजदूर गुफा में अंदर जाके खनन वगैरह का काम करते हैं, इस गुफा को सपोर्ट देने के लिए आज भी गुफा के बीच में ऐसे पिलर्स लगाए जाते हैं। इस तरीके से लकड़ियां फंसाई जाती हैं, लेकिन कभी भी ये लकड़ियां टूट सकती हैं। आज भी हमारे देश में पिलर मेथड का यूज़ होता है। बाकी देशों में पिलर मेथड से बहुत आगे जा चुके हैं, बातें बहुत बेहतर हो चुकी हैं, लेकिन हमारे देश में ये कार्यक्रम आज भी बहुत पुराना चल रहा है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, क्योंकि हमारे पास मशीनें ही नहीं हैं। लाइफ एंड हेल्थ चैलेंजेस, जीवन एवं स्वास्थ्य की समस्याएं। लाइफ एंड हेल्थ चैलेंजेस, जीवन एवं स्वास्थ्य की समस्याएं।
कोल बेड मीथेन, ये शब्द पहली बार सुन रहे हैं अगर, तो इसका मतलब बाजू में ब्रैकेट करके लिख लें। मैं जनरली अपने नोट्स में ऐसे लिखता रहता हूँ, इसीलिए मैं आप लोग को भी लिखवा रहा हूँ। कोल बेड मीथेन का मतलब है कोयले की खदान में, कोयले की खदान में पाई जाने वाली मीथेन, पाई जाने वाली मीथेन। कोल बेड मीथेन, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, इज हाईली इनफ्लेमेबल। अब ये इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है? इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है? हिंदी में लिखना है, कोयले की खदान में पाई जाने वाली मीथेन अत्यधिक ज्वलनशील होती है। इंग्लिश वाले अगर इनफ्लेमेबल शब्द नहीं समझ पाएंगे तो बाजू में से इतना लिख दें, लपक के जल जाती है, मतलब एकदम से आग लग जाती है इसमें, एकदम से आग लग जाती है, बहुत खतरनाक है। बीड़ी पी रहा है मजदूर और पता चला बीड़ी से ही आग लग गई, बीड़ी पीते पीते बीड़ी उसको पी गई, ऐसा भी हो सकता है। कई लोग होते हैं जो बीड़ी पीते पीते इतने सूख जाते हैं तो समाज उनको बुरी नज़रों से देखते हुए ये ताना अक्सर मारता है कि ऐसा लगता है तुम बीड़ी नहीं, बीड़ी तुमको पी रही है। तो हाईली इनफ्लेमेबल, बहुत ही अत्यंत ज्वलनशील है। भारत की जो कोयले की खदानों में मीथेन पाई जाती है, हाईली इनफ्लेमेबल है। देयरफॉर फायर एक्सीडेंट्स, अतः आग की घटनाएं, फायर एक्सीडेंट्स, अलोंग विद दिस, इसके अतिरिक्त, नो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, कोई स्थापित नियम ना होने के कारण, नो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स ऑफ मास्क एंड सेफ्टी लीड्स टू लंग्स, लंग डिजीज। अतः कोई स्थापित नियम ना होने के कारण, जैसे मास्क या मुखौटा या अन्य सुरक्षा नीतियां ना होने के कारण, यह फेफड़ों की बीमारी को जन्म देते हैं। कितने बच्चों को फिफ्थ पॉइंट समझ में आ गया है? मुझे एक बार जरा थम्स अप दे दें तो अपन आगे बढ़ें फिर। बढ़िया, मतलब बाकी बच्चों को ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ। देखिए समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, अगर अभी नहीं समझेंगे तो बाद में बहुत दिक्कत होगी फिर। चलिए आगे लिखिए, फिर से बता दें, चलो ठीक। हमने फिफ्थ पॉइंट में ये लिखा है कि कोयले के साथ भारत में एक समस्या और चल रही है, वन प्रॉब्लम इज ऑल्सो देयर विच इज लाइफ एंड हेल्थ चैलेंज ऑफ वर्कर्स। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो भी वर्कर्स कोयले की खदानों में काम करने जाते हैं, तो इन द कोल बेल्ट जहां भी कोयला होता है, कोयले के साथ एक गैस पाई जाती है जिसको हम मीथेन कहते हैं, CH4 कहते हैं। CH4 इज नेचुरल गैस, ये प्राकृतिक गैस होती है। एमपीपीएससी का सवाल है कि नेचुरल गैस किसको कहते हैं? वो मीथेन को कहते हैं, CH4 को कहते हैं। चावल के खेतों से यही गैस निकलती है, 2022 में यूपीएससी ने पूछा था ये सवाल। अब ये नेचुरल गैस जो है ये असल में एक ईंधन है, एक फ्यूल है, और ये फ्यूल बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है। अब सपोज कीजिए कोई वर्कर जो है वो खदान के अंदर काम कर रहा है, एंड सडनली कोई स्पार्क आया, किसी ने कोई सिगरेट वगैरह बर्न करी, जलाई, इनलाइट करी, उससे ये मीथेन जल गई। और मैंने क्या लिखवाया है कि ये मीथेन हाईली इनफ्लेमेबल है। इनफ्लेमेबल को अगर हम देसी भाषा में बोलें तो पेट्रोल जैसे तुरंत जल जाती है, लपक के आग पकड़ लेती है, जल जाती है। दैट मीन्स वहां पे आग लग जाएगी और जितने भी मजदूर हैं वो मर सकते हैं। सो इट इज अ बिग चैलेंज कि वहां के जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी जान खतरे में आ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी वहाँ के मजदूर वगैरह कुल्हाड़ी से कोयला निकालते हैं दीवारों से, तो अब हम देखते हैं कि उनको बहुत सारी फेफड़ों की बीमारियां, लंग डिजीजेस हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल अभी हमारे देश में नहीं है जो खदानों में काम करने वाले वर्कर्स के लिए फॉलो होता हो। ये हमारा फिफ्थ चैलेंज है। अभी समझ में आया? सिक्स्थ पॉइंट,
लीज एंड करप्शन, भ्रष्टाचार एवं खनन का अधिकार, जनरली डोमिनेटेड बाय पीएसयूज, सामान्य तौर पर जनरली डोमिनेटेड बाय पीएसयूज। पीएसयू क्या होते हैं? व्हाट इज पीएसयू? इकोनॉमी नहीं पढ़ी है तो मैं मान के चल रहा हूँ पीएसयू का मतलब आप नहीं जानते होगे। तो पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक, मतलब सरकारी, सेक्टर मतलब क्षेत्र, अंडरटेकिंग कहने का मतलब है, आसान भाषा में अगर लिखना हो, फुल फॉर्म पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अगर अपनी बोलचाल की भाषा में समझने के लिए लिखना हो तो वहां लिख सकते हैं सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी। तो ज्यादातर जो अधिकार है वो सरकारी कंपनियों को दिया जाता है, जनरली डोमिनेटेड बाय पीएसयू, कॉमा, इवन इन प्राइवेट लीज, यहां तक कि निजी क्षेत्र में अधिकार देने की बात पर भी, इस सेंटेंस को बना लेना सुमित, यहां तक कि निजी क्षेत्र में भी, इवन इन प्राइवेट लीज, लीज का मतलब क्या होता है? लीज का मतलब होता है किसी को एक टाइम पीरियड के लिए आप कुछ काम करने के लिए वहां पे अधिकार दे देते हो। सपोज करें ये एक जमीन का टुकड़ा है, ये मेरी जमीन का टुकड़ा है, मेरे पास सुहानी आई, उसने बोला सर मुझे 1 साल के लिए ज़मीन चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है सुहानी, आप 15,000 रुपये मुझे दो, मैं आपको 1 साल की लीज पर यह ज़मीन दे रहा हूँ। लीज एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्रकार का अधिकार है। तो 1 साल की लीज किसको मिल गई? सुहानी को मिल गई। तो अब 1 साल तक वो काम करती रहेगी, फिर 1 साल बाद अगर मेरी इच्छा होगी तो मैं लीज बढ़ा दूंगा, तो वो 2 साल की कर दूंगा। तो यहाँ तक कि जो प्राइवेट सेक्टर को लीज दी जाती है, इवन इन प्राइवेट लीजेस या प्राइवेट लीज, इट इज डोमिनेटेड बाय, इट इज डोमिनेटेड बाय लार्ज माफियाज, डोमिनेटेड बाय लार्ज माफिया, वह बड़े माफियाओं के द्वारा या बड़े माफियाओं का प्रभुत्व देखा जाता है। यहाँ तक कि प्राइवेट क्षेत्र में भी मेरिट पे आपको ज़मीन नहीं मिल रही है। आपको जो ज़मीन मिल रही है वो किस बेसिस पे मिल रही है कि आप कितना पैसा खिला सकते हो सरकार को, आपके पास क्या तरीका है, इन सारी चीज़ों से। सातवां पॉइंट क्या हमारे इसके साथ बड़ी समस्या आ रही है, बहुत बड़ी, वो है इन्वायरमेंटल चैलेंज। इन्वायरमेंटल चैलेंज, पर्यावरण के साथ समस्याएं। अकॉर्डिंग टू आईएमडी, पावर सेक्टर is the largest CO2 प्रोड्यूसर। आईएमडी का फुल फॉर्म पता है? नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आईएमडी का फुल फॉर्म है इंडियन, भारतीय मीटेरोलॉजिकल, मौसम विज्ञान, मीटेरोलॉजिकल मौसम विज्ञान डिपार्टमेंट। अकॉर्डिंग टू आईएमडी, पावर सेक्टर इज द लार्जेस्ट CO2 प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर की जगह हम यहाँ पे शब्द यूज करेंगे इमिटर। इमिटर का मतलब होता है छोड़ने वाला, इमिट करने वाला। तो जो ऊर्जा क्षेत्र है वो सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादक है या इमिटर है, जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को, मेरे को ये शब्द नहीं आ रहा है, इमिट करता है, छोड़ता है। इन दैट टू, उसमें भी, इन दैट टू, उसमें भी कोल इज लार्जेस्ट, उसमें भी कोल या कोयला सबसे बड़ा है। देयरफॉर किसके लिए जिम्मेदार हो जाएगा कोयला? मुझे जल्दी से बताएं। कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, अतः यह वैश्विक तपन का कारक है।
ग्लोबल वार्मिंग। अतः यह वैश्विक तपन का कारक है। इतना पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया अभी तक? एक सेकेंड दे मुझे। पेज कम पड़ गए हैं। हम्म तो हमने देखा कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे है, लेकिन अभी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई है। हमने आपसे कहा कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। इसी में इन्वायरमेंट चैलेंज में ही हैशटैग करके एक पॉइंट हम और लिखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक शब्द बताया था, फ्लाई ऐश। याद है फ्लाई ऐश? क्या होती है फ्लाई ऐश? याद ना रहे तो ब्रैकेट में लिख दो, कोयले की राख। कोयले की राख, जो कोयला जलाने के बाद राख निकलती है। इट कंटेन्स, बिल्कुल उड़ने वाली राख है ये। इट कंटेन्स सेवरल हजार्डियस केमिकल्स like mercury, silica oxide, nitrous oxide, एक्सेट्रा। इसमें विभिन्न हानिकारक या जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे मरकरी, सिलिका ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेट्रा। देयरफॉर अब ये हर तरीके का पॉल्यूशन कर सकता है। वाटर, एयर पॉल्यूशन। अगर ये पानी में बह गया तो वाटर पॉल्यूशन, हवा में उड़ गया तो एयर पॉल्यूशन। तो चलो उसको बाद में आऊंगा। लास्ट पॉइंट चैलेंजेस में कौन से नंबर का है ये? 8वें नंबर का, ट्रांसपोर्टेशन चैलेंज, परिवहन समस्या। ट्रांसपोर्टेशन चैलेंज या परिवहन समस्या। जब भी हम परिवहन समस्या की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चैलेंज की बात करेंगे, तो उसमें मेनली एक ही चैलेंज आता है कि रोड वगैरह प्रॉपर नहीं है। लेकिन कोल के साथ एक चैलेंज और आता है, दैट कोल इज बल्की। कोल भारी है। कोल इज बल्की, कोल भारी है। एंड इज मेनली प्रेजेंट, और वह मुख्यतः, एंड इज मेनली प्रेजेंट, और वह मुख्यतः किस जगह पे पाया जाता है ये हमने पढ़ा हुआ है। एंड इज मेनली प्रेजेंट एट दामोदर रिफ्ट, कि वह मुख्यतः दामोदर भ्रंश में पाया जाता है। हेंस चैलेंज इज, समस्या है या चुनौती है, टू ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द नेशन। अब उसको जम्मू कश्मीर भेजना है तो समस्या है, टू ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द नेशन। एक बार जल्दी से घुमा के देखिए कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो, जल्दी से। चलो एक छोटा सा टॉपिक है, पहले इस फ्लाई ऐश का थोड़ा सा खेल समझ लेते हैं। ये फ्लाई ऐश की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हो रही थी, कि जो राख है वो उड़ती रहती थी और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। तो आप मुझे सिर्फ इतना सा बताइए कि कितने लोगों ने सीमेंट की ईंटें देखी हैं? आजकल बहुत चलन में है ये, सिल्वर या सीमेंट कलर की, ग्रे कलर की कितने लोगों ने देखी हैं? ग्रे कलर की ब्रिक्स। और अगर ये भी नहीं देखा तो मैं ये तो मान के चल रहा हूं कि आपने फुटपाथ वगैरह पे इस शेप की टाइल्स जरूर देखी होंगी।
जो जनरली रेड और येलो कलर की होती हैं, इस शेप की टाइल्स आपने ज़रूर देखी होंगी जो फुटपाथ वगैरह पे लगी रहती हैं। क्या आपने इस शेप की टाइल्स देखी हैं? बताएं मुझे। मैं अगर आप थोड़ा बहुत भी जबलपुर में रहते हैं तो आपने ऐसे इन शेप्स को, जिनको आम भाषा में, जबलपुर की भाषा में चका टाइल कहते हैं, लेकिन जब हम इसको प्रॉपर लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो हम इसको बोलते हैं पेवर ब्लॉक। इस चीज़ को पेवर ब्लॉक कहा जाता है। तो सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला देखो ये इतना सारा राख निकल रही है ना, इस राख को यूटिलाइज करो, इस राख का प्रयोग करो, और इस राख का प्रयोग करके आप इसको या तो सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट के साथ मिला दो, तो सीमेंट में मिला के आप क्या बना सकते हो, एक बिल्डिंग मटेरियल बना सकते हो। इस राख को बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए आप, इसीलिए देखो अब सरकार क्या बना रही है, वो ईंटें बना रही है सीमेंट की। मतलब इसका प्रयोग किस में हो सकता है? सीमेंट में मिला के बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए हो सकता है। या फिर आप इसको पेवर ब्लॉक में कन्वर्ट कर दो, जिससे इसको रोड वगैरह में लगाया जा सके। ये सब किससे बन रहे हैं? उड़ती हुई राख से बन रहे हैं। अब सरकार ने जब ये जारी किया करंट अफेयर्स में, तो यूपीएससी ने एक सवाल पूछ लिया 2021 में, 2011 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, और इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। पेन टैप को क्या हो गया है? ये इतना आसान सवाल है। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है। फ्लाई ऐश का नाम हमको पता है। कह रहा है क्या इससे ईंटें बनाए जा सकते हैं, ब्रिक्स बनाए जा सकते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए? जी हाँ, बनाए जा सकते हैं। इनको जो सिल्वर वाली आती है उनको कहते हैं। क्या फ्लाई ऐश का, क्या फ्लाई ऐश को रिप्लेस किया जा सकता है सीमेंट की जगह कंक्रीट की रोडें बनाने के लिए? जी हाँ, किया जा सकता है। अब हमेशा मैं आपको अपनी गोल्डन ट्रिक्स देता हूँ, कई जगह वो काम करती हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि ये कहाँ पे काम करेगी। जब भी कभी कोई सवाल संभावनाओं पे बात करता है, संभावनाएं मतलब पोटेंशियल पे बात करता है, जैसे इस शब्द को देखिए, कैन बी, कैन बी, किया जा सकता है, किया जा सकता है। उसने ये नहीं कहा कि हो ही रहा है। इवन यूपीएससी इज नॉट श्योर अबाउट इट। वो ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये होगा ही होगा। वो आपसे एक संभावना प्रकट कर रहा है, एक प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि फ्लाई ऐश का इस्तेमाल क्या बिल्डिंग का सामान बनाने में किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 80% ऑफ द टाइम्स ये स्टेटमेंट सही ही होते हैं जब भी यूपीएससी संभावनाओं पे खेलती है। किया जा सकता है, हाँ भाई किया जा सकता है। क्या फ्लाई ऐश का इस्तेमाल कंक्रीट रोड बनाने में किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। फिर वो कह रहा है कि फ्लाई ऐश केवल और केवल, ओनली शब्द आ गया, ओनली। ये तो भाई 95% टाइम्स गलत रहता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ओनली स्टेटमेंट की बात वो कह रहा है, तो थर्ड गलत है और आंसर हो जाएगा 1 और 2। लेकिन बेटा ये सारी पंचायतें शुरू से ही नहीं करने लग जाते हैं कि पेपर खोलते ही साथ आपने सबसे पहले ये सोचना शुरू कर दिया कि पूरे पेपर में मैं कैन भी ढूंढ लेता हूं और मैं पास हो जाऊंगा। आप जीवन में पास नहीं हो पाओगे। ये सारे जो ट्रिक्स होती हैं, ये आफ्टर 45 क्वेश्चंस, जो आपके 50-50 वाले क्वेश्चंस होते हैं, जहां आप आधा श्योर हो आधा श्योर नहीं हो, दो में से कोई एक आंसर होगा लेकिन आपको पता नहीं कौन सा, वहां पे इन सब चीजों का इस्तेमाल आप करते हो। ठीक है, चलो एक होमवर्क लिखो, करना ही है सभी को। जगह छोड़ देंगे इसके लिए, नहीं करेंगे तो आप ही के नोट्स इनकम्प्लीट रहेंगे। कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसीकरण, कोल गैसिफिकेशन या कोल गैसीकरण, सभी को करना कंपलसरी है ये। ऑयल फील्ड्स इन इंडिया,
भारत में तेल के क्षेत्र, ऑयल फील्ड्स इन इंडिया, भारत में तेल के क्षेत्र। अब कोल को पढ़ने के लिए आप पहले एक बात को बहुत ध्यान से जान लें कि कोल कहाँ बनता है, सॉरी तेल कहाँ बनता है। तो बेटा तेल बनता है, इस डायग्राम को बस देखते चलें कि तेल कहाँ बन रहा है। तेल बनने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई बायोटिक ऑर्गेनिज्म चाहिए, कोई जीवित जंतु चाहिए। दूसरा, वहां पे बहुत सारे सेडिमेंट्स आते हों, अवसाद आते हों। और तीसरा, वो बहुत समय तक फॉसिल बना हो। जब आप इंडिया का मैप देखते हो, जब आप इंडिया का मैप देखते हो, तो जिन बच्चों ने मेरे से यूट्यूब में ओशनोग्राफी पढ़ी है, उनको ये पता होगा कि भारत के यहाँ वाले हिस्से को, जो द्वारका नगरी डूब गई थी, ये जो इलाका है, इस इलाके को महाद्वीपीय शेल्फ या कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। अब ये उन्हीं को पता होगा जिन लोगों ने यूट्यूब में मुझसे ओशनोग्राफी पढ़ी है। इस इलाके को कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। आप चाहो तो अपनी एटलस निकाल के देखो पेज नंबर 10 में, तो आपको दिखेगा कि जो भारत का मैप है, उसके बाजू का जो इलाका है वो सफ़ेद रंग से बना हुआ है, क्योंकि उसकी गहराई बहुत कम है। इसकी गहराई 200 मीटर के आसपास रहती है, 200 मीटर्स के आसपास रहती है। 200 मीटर्स वो गहराई है जिस गहराई तक सनलाइट पहुंच सकती है। 200 मीटर्स वो गहराई है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। और क्योंकि 200 मीटर तक ही सूरज की रोशनी पहुंच सकती है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम मरीन एनिमल्स, मैक्सिमम जीव जंतु किस गहराई तक रहते होंगे। तो उसका जवाब होगा 200 मीटर्स तक। मतलब इस एरिया में, ये जो एरिया है, यहाँ पे हाई नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, बहुत अधिक मात्रा में जीवित जंतु होंगे, हाई नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। और जब इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, वो मरेंगे, उनमें मिट्टी जमा होगी, मतलब इस इलाके में हमको ऑयल देखने को मिलेगा, तेल देखने को मिलेगा। कहाँ पे? इस इलाके में। इस रीजन को कहा जाता है, क्योंकि ये भारत के पश्चिम में है तो हम इसको कहते हैं वेस्टर्न। क्योंकि ये समुद्र के बाहर है, मतलब तट के बाहर है, तो हम कहते हैं ऑफ शोर, वेस्टर्न ऑफ शोर रीजन। ऑफ शोर का मतलब जमीन के बाहर। अगर जमीन के अंदर होता तो हम क्या कहते? ऑन शोर कहते। लेकिन जमीन के अंदर नहीं है, ये समुद्र में इलाका है, इसीलिए हम इसको जमीन के बाहर का इलाका कहते हैं। बिल्कुल अपतटीय कहते हैं, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। ये पहला इलाका है। दूसरा इलाका गुजरात का है, जिसके बारे में यूपीएससी ने इस साल एक सवाल पूछा था। सवाल यूपीएससी ने यह पूछा था कि वह कौन सा इलाका है जिसने इतिहास में बहुत ज्यादा पानी का ऊपर आना और नीचे जाना देखा है। तो उसका जवाब हमने देखा था, रन ऑफ कच्छ है। तो दूसरा इलाका ये कच्छ का इलाका है, जहाँ पे समुद्र लगा हुआ है, पानी ज़्यादा है, जीव जंतु मरते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण इलाका है आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी वाला इलाका, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, अगर आपने क्लास मेरी अटेंड करी है, तो वह एक चोटी नुमा या बियर्डेड चैनल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करती है। बियर्डेड चैनल के होने के कारण बहुत ही ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे सेडिमेंट्स आते हैं, और यहाँ पे एनिमल्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही हैं। इसलिए ये तीन मेजर इलाके हैं जहां भारत में क्या मिलता है आपको? ऑयल मिलता है। जहां भारत में ऑयल मिलता है। कौन कौन से तीन इलाके हैं? वेस्टर्न ऑफशोर, ये वाला गुजरात और राजस्थान का थोड़ा सा इलाका, और साथ ही साथ असम का इलाका। आप देखिए इस मैप को, तो आपको पता चलेगा बसीन और बॉम्बे हाई, ये एक इलाका है। कालोल, खंबात, अंकलेश्वर, ये गुजरात का इलाका है। नाहरकटिया, डिगबोई और मोरान, ये असम का इलाका है। राजस्थान में भी अभी रिसेंटली फाइंड किया गया, यहाँ पे एक इलाका है जिसका नाम है मंडला। ये हमारा वाला मंडला नहीं है, ये राजस्थान का मंडला ऑयल फील्ड है, मंडला ऑयल फील्ड। लेकिन मेजर जो तीन है वो कौन से हैं? बॉम्बे हाई, कालोल या गुजरात, और असम। तो ये इनको हम याद कैसे रखेंगे फिर? इन तीनों को हम याद कैसे रखेंगे?
तो अगर आप लोगों ने कॉलेज रोमांस करके एक वेब सीरीज आई थी, अगर वो देखी हो, तो उसमें एक कैरेक्टर था बग्गा। उसमें एक कैरेक्टर था बग्गा। और बग्गा हमेशा, पंजाबी लोग हमेशा बात करते हैं गेड़ी मारने की। गेड़ी मारने का मतलब होता है गाड़ी उठाओ और घूम घाम के आ जाओ। गेड़ी मारने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए। वह 3 इलाके जहां आपको ऑयल मिलेगा वो है बॉम्बे, ग से गुजरात, और अ से असम। बॉम्बे, गुजरात और असम, इन 3 इलाकों में आपको ऑयल फील्ड्स मेजरली देखने को मिलेंगी। इसके अलावा राजस्थान एक इलाका और है। इसके बाद कहीं पे आपको ऑयल देखने नहीं मिलता है। पहले मुझे जल्दी से बताएं कि आपको इतना समझ में आया। ठीक है, तो ये जल्दी इसको बग्गा को लिख लो। बॉम्बे हाई, गुजरात और असम। लिखिए ऑयल रिसोर्सेस, तेल संसाधन, ऑयल रिसोर्सेस, तेल संसाधन। अनदर indispensable source, अनदर indispensable source। indispensable का मतलब क्या होता है? कभी भी ऐसा हो तो हिंदी में उनके मतलब हमेशा होने चाहिए आपके पास, बिकॉज यू ऑल्सो वॉन्ट टू इंक्रीज योर वोकेबलरी। सपोज इन यूपीएससी एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, द इंटरव्यूअर आस्क समथिंग अबाउट indispensable resources एंड देन यू आस्क सर आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ indispensable, तो वो जमेगा नहीं फिर। तो आपको indispensable के या ऐसे जो मतलब होते हैं ऑब्सलीट वगैरह, ये वोकेबलरी डेवलप करनी पड़ेगी। indispensable का मतलब होता है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जैसे आपके माता पिता, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। कई लोगों के लिए उनकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। जो कुछ दिनों में कहते हैं तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते। सब फालतू की बातें हैं। अनदर इंडिस्पेंसिबल सोर्स, सॉरी रिसोर्स, संसाधन है। इंडिया हैज सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ऑयल। इंडिया हैज सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ऑयल। भारत में अच्छी मात्रा में तेल संसाधन उपलब्ध है, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ऑयल। बट ड्यू टू ह्यूज कंजम्पशन, परंतु बहुत अधिक खपत के कारण, बट ड्यू टू ह्यूज कंजम्पशन, बहुत अधिक खपत के कारण, इंडिया इंपोर्ट्स, भारत 80% आयात करता है। इंडिया इंपोर्ट्स 80% क्रूड ऑयल। मतलब हमारे यहाँ तेल तो है, लेकिन क्योंकि हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं तेल को, आबादी हमारी इतनी ज़्यादा है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को यूज़ फीड कराने के लिए हमको ऑयल बाहर से मंगाना ही पड़ता है। ये हमारे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम भी है, लेकिन ठीक है, इसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ऑयल रिसोर्सेज आर रिलेटेड टू, तेल संसाधनों का संबंध। ऑयल रिसोर्सेज आर रिलेटेड टू, तेल संसाधनों का संबंध। ऑयल रिसोर्सेज आर रिलेटेड टू, तेल संसाधनों का संबंध 3 जगहों से है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय शेल्फ। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वही इलाका है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, समुद्र के किनारे किनारे वाला। मरीन ट्रांजैक्शन, समुद्री जल का प्रवाह होता हो जहाँ पे, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ वाला। एंड
फ्लड प्लेन्स, बाढ़ के मैदान क्षेत्र। फोर्थ पॉइंट, थ्री मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज, थ्री मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज, तीन मुख्य तेल उत्पादन क्षेत्र। अब हम इंडिया का मैप बना लेते हैं, लिखने से बेहतर है वो। और अब आप भी अपनी कॉपी में कोशिश करें, जितना छोटे से छोटा मैप आप बना सकते हैं उतना आप फायदे में रहेंगे। तीन इलाकों की हम बात करेंगे इसमें। सबसे पहले ये वाला इलाका, दूसरे नंबर पे ये वाला इलाका, तीसरे नंबर पे ये वाला इलाका। इस इलाके को हम कहते हैं वेस्टर्न ऑफशोर रीजन, वेस्टर्न ऑफशोर रीजन, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। इसको कहा जाता है गुजरात राजस्थान रीजन, गुजरात राजस्थान का क्षेत्र, गुजरात राजस्थान रीजन। और तीसरा इलाका है अपर आसाम, ऊपरी असम का क्षेत्र, अपर आसाम, ऊपरी असम का क्षेत्र। अब इन इलाकों में भी, ये एक इंडिया का मैप है, ये रीजन वाला मैप है कि किन इलाकों में पाए जाते हैं। ऑयल फील्ड्स का मैप अलग होगा, जो मेजर ऑयल फील्ड्स हैं इंडिया में उसका मैप अलग होगा। सबसे पहले वेस्टर्न ऑफशोर वाले इलाके में ऑयल फील्ड्स को देखिए। नीचे तरफ आपको मिलेगा बॉम्बे हाई, जिसको अब नाम मुंबई हाई कर दिया गया है। ब्रैकेट में नीचे लिख लेना लार्जेस्ट, सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है, सबसे बड़ी तेल का कुआं है, सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा तेल का कुआं यही है। दूसरा है बसीन, स्पेलिंग एक बार देख लें। फिर आप राजस्थान, गुजरात चलिए, अंकलेश्वर, कालोल और खंबात रीजन आप देख रहे हो। ये खंबात, ये कालोल और ये अंकलेश्वर, तीनों एक ही साथ आपको देखने को मिलेंगे। ये खंबात, अंकलेश्वर और कालोल, कालोल, खंबात और अंकलेश्वर। इसके बाद राजस्थान में एक मंडला नाम की जगह है, जैसलमेर में भी ढूंढा गया है तेल। जब आप यहाँ आओगे तो एकदम असम के ऊपर वाले क्षेत्र में आप बनाओगे। दो फील्ड्स हैं यहाँ पे। भारत की पहली फील्ड जिसका नाम है डिगबोई, इंडियाज फर्स्ट, ये भारत की पहली है। एंड सेकंड, उसी के जस्ट थोड़ा सा और ऊपर है, आसपास कहीं बना देना, निहार कटिया, निहार कटिया, निहार कटिया। जैसे ही ये हो जाए मुझे थम्स अप दें। तो ये तीन मेजर रीजन है। अब आ जाते हैं रिफाइनरीज पे। असल में तेल मिलता कहीं और है और उसको रिफाइन कहीं और किया जाता है। बोलोगे सर ये रिफाइनरी में होता क्या होगा? देखिए, जो तेल कुएं से निकलता है वो तो सिर्फ क्रूड ऑयल होता है, वो केवल और केवल कच्चा तेल होता है। फिर इस कच्चे तेल को हम आग में तपाते हैं।
ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं, और ब्लास्ट फर्नेस में डालने के बाद हमको अलग अलग डेंसिटी वाली चीज़ें मिलती हैं। जैसे सबसे ऊपर हमको एलपीजी गैस मिलती है, ब्यूटेन मिलती है, क्योंकि ये सबसे हल्की होती है। उसके बाद हमको पेट्रोल मिलता है। उसके बाद हमको एक दो चीज़ और मिलती है, मुझे नाम याद नहीं है। पांचवें नंबर पे हमको डीजल मिलता है, और लास्ट नंबर पे हमको वैसलीन मिलती है। वही वैसलीन जो आप लोग लिप्स वगैरह में लगाते हो ताकि होंठ वगैरह ना फटे, मॉइस्चराइजर वाली वैसलीन। तो ये जो ब्लास्ट फर्नेस वाली चीज़ है, तेल को अलग अलग उसमें, हाँ कोल टार भी होता है, अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हमको मिलती हैं किसमें, जब हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं। तो पहले क्या होता था कि जनरली जो रिफाइनरी होती थी वो वहीं पे होती थी जहाँ पे आपका तेल मिलता है। जैसे ज़रा आप इस डायग्राम को अगर गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर रिफाइनरीज उन्हीं इलाकों में है जहाँ पे आपको तेल मिलता है। जैसे यहाँ से मुंबई में हमने तेल निकाला, मुंबई हाई में हमने तेल निकाला, तो जस्ट उसके बाजू में ही हमने रिफाइनरीज लगा दी। जैसे हल्दिया जो आपका गुजरात में है, यहीं पे लगा दी। सब कुछ सब रिफाइनरीज हम इधर ही लगा देते थे, तट के किनारे। ज़्यादातर रिफाइनरीज तट के किनारे ही लगा दी जाती थी। जैसे आप देखो, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ये कर्नाटका मैंगलोर के पास लगी हुई है। इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम की जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में, कोची केरला में, बीना मध्य प्रदेश में। अब बीना मध्य प्रदेश में कैसे लग गई ये हम अभी देखेंगे। लेकिन आप पहले की दो देखो जो पहले बन रही थी, ये देखो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोऑपरेशन लिमिटेड की, एचपीसीएल की जो रिफाइनरी लगी, एचपी जो सिलेंडर आता है उसी की, कहाँ लगी है बेटा, वो भी मुंबई महाराष्ट्र में। यहीं पे क्यों? डिगबोई आसाम में। यहीं पे क्यों? गुवाहाटी आसाम। यहीं पे क्यों लग रही है? कोयल गुजरात। लेकिन अब आप देखो इसके बाद जो लगेंगी वो कहाँ लग रही हैं? बरौनी बिहार। बिहार में कोई तेल का संसाधन अपन ने पढ़ा क्या? आप बोलोगे सर वहाँ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन बरौनी बिहार में लग रही है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में लग रही है, मथुरा यूपी में लग रही है, पानीपत हरियाणा, पैरादीप उड़ीसा, इन जगहों पे लग रही है। यहाँ पे रिफाइनरी क्यों लग रही है भाई? सवाल तो ये आपके मन में आना चाहिए कि अगर आप बहुत ध्यान से समझ रहे हो तो आपके मन में डेफिनेटली ये सवाल आएगा कि जब यहाँ पे ऑयल नहीं है तो यहाँ पे रिफाइनरी लगा के क्या उस रिफाइनरी में आप गक्कड़ भरता बना रहे हो? क्या उस रिफाइनरी में आप होटल चला रहे हो? कर क्या रहे हो आप? तो इसी चीज़ का जवाब हम रिफाइनरीज का जो पढ़ने जा रहे हैं, लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज, उसमें देंगे। ठीक है? तो व्हाट अबाउट लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज? जो रिफाइनरीज हैं उनके लोकेशन का क्या लेना देना है इससे, वो हम समझते हैं। हेडिंग डाल ली क्या, लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज? पेज कम पड़ गए हैं फिर से। ये पेज खाली पड़ा है, चलो। सो पहले की जो रिफाइनरीज होती थी, अच्छा पहले मुझे ये तो बताओ कि रिफाइनरीज और कुएं में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? कुआं मतलब जहां से सिर्फ तेल निकल रहा है, उस तेल को पेट्रोल बनाने के लिए आपको रिफाइन करना पड़ेगा, उसको उसको रिफाइनरी से पेट्रोल बनाना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, अर्लियर रिफाइनरीज, पुराने समय में, अर्लियर रिफाइनरीज पुराने समय में, बिल्कुल तेल शोधक कारखाने, ठीक है बेटा सुमित, या तेल शोधक कारखाने तेल के कुओं के समीप लगते थे। आर ऑयल वेल बेस्ड, वे तेल के कुओं के समीप लगते थे। आर ऑयल वेल बेस्ड, लाइक, अब एक दो एग्जांपल दे देंगे हम। जैसे मुंबई हाई डैश, बीपीसीएल, एचपीसीएल रिफाइनरीज। अभी देख के आए ना कि भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरीज लगी हुई है। कालोल कुएं के पास देखा हमने, तो कांडला गुजरात में रिफाइनरी लगी हुई है। कांडला गुजरात में रिफाइनरी लगी हुई है। हमने डिगबोई देखा, तो डिगबोई में ही रिफाइनरी लगी हुई है। गुवाहाटी में रिफाइनरी लगी हुई है, गुवाहाटी आसाम में ही आता है।
ठीक है, ये पुराने समय की बात हो रही है। एज क्रूड ऑयल इज मेनली इंपोर्टेड, मैंने आपको शुरुआत में लिखवाया कि जो कच्चा तेल है 80% हम बाहर से मंगा रहे हैं। क्यों बाहर से मंगा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ खपत बहुत ज्यादा है। एज क्रूड इज मेनली इंपोर्टेड, तो इंपोर्ट होने के बाद ये कहाँ पे आता होगा मुझे बताइए? इंपोर्ट होके सीधे मध्य प्रदेश आ जाता होगा पहले। जैसे ही विदेशों से तेल आता है तो वो सीधे मध्य प्रदेश आ जाता है, सीधे दिल्ली आ जाता है, कि पहले वो समुद्र के किनारों पे जो बंदरगाह बने हुए हैं वहां पे आता है। बिल्कुल सही सुमित, बिल्कुल सही कहूँ, पोर्ट्स के पास आता है। तो एज क्रूड इज मेनली इंपोर्टेड, अदर मेजर रिफाइनरीज, अन्य मुख्य रिफाइनरीज, अदर मेजर रिफाइनरीज आर लोकेटेड नियर पोर्ट्स, अन्य मुख्य रिफाइनरीज तट के किनारे स्थित हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमने थोड़ी देर पहले देखे थे, अभी ध्यान से देखिए इसमें। अदर मेजर रिफाइनरीज में मैंगलोर के पास हमने देखा था, मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, मैंगलोर कर्नाटका में। चेन्नई के पास देखिए ओएनजीसी की रिफाइनरी है। ताटीपाका के पास देखिए ओएनजीसी, आंध्र प्रदेश में ताटीपाका की रिफाइनरी है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये देख पा रहे हैं जहाँ हाथ आ रहा है, ये ताटीपाका है, ओएनजीसी की रिफाइनरी है, ओएनजीसी की रिफाइनरी है ताटीपाका। ये सारे तट के किनारे उड़ीसा में, इन सारी जगहों पे। तो कोई भी दो उदाहरण जो आपको अच्छे लगे वो आप लिख सकते हैं। जैसे मेरे हिसाब से आपको एक मैंगलोर का लिख लेना चाहिए, आपको एक मैंगलोर का उदाहरण लिख लेना चाहिए, मैंगलोर रिफाइनरी, पूरा नाम नहीं, सिर्फ मैंगलोर रिफाइनरी या मैंगलोर कर्नाटका। और दूसरा आप एक लिख सकते हो ताटीपाका ओएनजीसी वाला, ये ओएनजीसी ताटीपाका, आंध्र प्रदेश। कौन कौन सी दो रिफाइनरीज की बात करी हमने? मैंगलोर कर्नाटका में एंड ताटीपाका आंध्र प्रदेश में। फिर ये मध्य प्रदेश के बीना वगैरह में कैसे लगने लगी? तो इसका जवाब मिलेगा आपको पाइपलाइंस के थ्रू। असल में भारत में जो क्रूड ऑयल है उसको पाइपलाइन की मदद से अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है। जैसे मैं इसको जूम कर रहा हूं तो आप पाइपलाइंस को देखिए, ये अलग अलग पाइपलाइन आपको दिख रही होंगी, अलग अलग पाइपलाइन आपको दिख रही होंगी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पाइपलाइन देखिए, जैसे हमने आपसे कहा कि बिहार के बरौनी में, ये बिहार का बरौनी आप देख पा रहे होंगे, बिहार बरौनी में रिफाइनरी कैसे लग रही है? तो आप उसका जवाब दोगे कि सर वो डिगबोई, नुमलीगढ़ और बरौनी की जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन दिख रही है क्या आपको? थम्स अप देके बताना मुझे। ये लाल जो आपकी इस कलर से आ रही, ब्लू कलर से, डिब्रूगढ़ गुवाहाटी बरौनी, ये दिख रही है ब्लू कलर से पाइपलाइन। तो अब बरौनी में आपने पाइपलाइन से तेल भेज दिया, जमीन के नीचे से आपने एक पाइपलाइन डाल दी है। अब इस पाइपलाइन से आपने तेल भेज दिया, बरौनी में वो तेल निकालते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और यहीं के यहीं मार्केट में बेच देते हैं। मैंने आपको बताया था कि मथुरा में रिफाइनरी लग रही है। मथुरा में कैसे लग रही है आप देखिए यहाँ ध्यान से, कांडला से वो आ रहा है दिल्ली, और फिर दिल्ली से अंबाला जलंधर, सिमिलरली वो मथुरा भी आ रहा है। ये मुंबई, पुणे, इंदौर, ये वाली रिफाइनरी देखिए, हजीरा, अंकलेश्वर, वडोदरा, वाजीपुर, ये वाजीपुर पूरा बीना से होते हुए जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे लग रही है। मेरी बात समझ में आई कि क्यों रिफाइनरीज इनके किनारे लग रही हैं? ये देखिए हल्दिया वाली रिफाइनरी। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे, मैनी रिफाइनरीज, बहुत सी रिफाइनरीज, मैनी रिफाइनरीज are located along pipelines, along pipelines. Example, most famous hazira बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन, HBJ पाइपलाइन, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन सबसे फेमस पाइपलाइन है, ये सबसे फेमस HBJ पाइपलाइन, हजीरा बीजापुर, ये वाई नहीं आएगा इसमें, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। दूसरी इंपॉर्टेंट पाइपलाइन मथुरा, या रिफाइनरीज के एग्जांपल लिख सकते हो जो पाइपलाइन के किनारे लगी हैं,
मथुरा की रिफाइनरी, भटिंडा की रिफाइनरी, पानीपत की रिफाइनरी, ये सारी रिफाइनरीज बिना किसी पाइपलाइन के कभी नहीं लग पाती, लेकिन क्योंकि पाइपलाइन है तो ये यहाँ पे लग गई, ये यहाँ पे लग गई। लास्ट पॉइंट, सम रिफाइनरीज, कुछ रिफाइनरीज आर स्टैब्लिश्ड ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक कारणों से भी, ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारणों से भी लगाई जाती हैं। वोट बैंक हो गया या खुद की कमाई हो गई, इन सारी चीज़ों के कारण। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपके पास, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि शायद आपकी स्क्रीन पे वो दिखेगा नहीं आपको। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ये देखिए असम में बोनगई गांव, देख पा रहे हैं क्या, बिल्कुल गुवाहाटी के ऊपर बोनगई गांव, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इलाका है, भूकंप भूकंप आता रहता है, स्टिल क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है तो लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, बोनगई गांव, असम, बोनगई गांव, असम। अब सोलर एनर्जी तो कल पढ़ेंगे। अच्छा जरा ये 2022 का क्वेश्चन देखना एक, क्या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं? 150 शब्दों में लिखना है। देख के बताओ, कुहू सुमित, बताओ बेटा, कुहू आप भी बताएं, कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को? कब का क्वेश्चन है ये? 2022, 2022 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? वो प्राकृतिक, या डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। हिंदी में कह रहा है दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा करें। जी हाँ, हमको पता है डेक्कन ट्रैप में कोल रिसोर्सेज हैं, डेक्कन ट्रैप में आयरन रिसोर्सेज हैं। क्या जगह पता है? जी हाँ, हमको कुंद्रेमुख, बाबा बुदान पता है। क्या डेक्कन ट्रैप में ही हमने मैग्नीज के रिसोर्सेज देखे हैं? जी हाँ, देखे हुए हैं। क्या वहीं पे हमने लाइमस्टोन के रिसोर्सेज देखे हुए हैं? जी हाँ, देखे हुए हैं। क्या हमने केजीएफ मूवी देखी है तो हमें पता है कोलार गोल्ड फील्ड, मतलब गोल्ड के रिसोर्सेज भी वहां पे हैं। कोलार गोल्ड फील्ड, गोल्ड के रिसोर्सेज भी वहां पे हैं, ये भी हमने देखा हुआ है। ये सभी चीजें हमने देखी हुई है। रिसोर्सेज का पोटेंशियल पूछ रहा है, आप बताइए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कुंद्रेमुख इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिए फेमस है, आयरन और कोल के लिए नईवेली जो है, सलीम जो है, ये सारी जगहों के नाम लिखें। मैग्नीज में भंडारा रत्नागिरी का नाम लिखें, लाइमस्टोन में भी नाम लिखें आप, उसका कुडप्पा, गुंटूर का, इन सारी जगहों के नाम लिखें, बताएं पोटेंशियल बहुत है। कंक्लूजन लिखने से पहले थोड़े से चैलेंज बता दें कि टेक्नोलॉजी कम है जिसके कारण हम इस पूरे जो संसाधन है या पोटेंशियल है उसका प्रयोग अपने पूरे फुल तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज तो हमारे पास हैं। सिर्फ 150 शब्दों में लिखना है, आराम से आप 1.5 पेज लिख सकते हो। ये मैं कल कराऊंगा आपको क्वेश्चन, वैसे मैंने आज का ही सोचा था लेकिन आज समय उतना बचा नहीं है, तो आज केवल एक चीज़ और हो पाएगी, पाइपलाइन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, पाइपलाइन के फायदे और नुकसान, ये एक ही चीज़ अभी और हो पाएगी। तो जल्दी से 5 मिनट में करा देता हूँ मैं आपको। डिवाइड कर लो ऐसे, पाइपलाइन के फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। नंबर 1, कैन बी लेड, बिछाई कहाँ कहाँ बिछाई जा सकती है पाइपलाइन? कैन बी लेड इन डिफिकल्ट टेरेन, मुश्किल भूआकृति में, एवं समुद्र के अंदर, एंड इवन अंडर वाटर, मतलब कहीं भी आप पाइपलाइन बिछा दो वहां से आप तेल भेज सकते हो। ये पहला फायदा है पाइपलाइन का। लिक्विड प्लस गैस दोनों को ही इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो।
थर्ड, लो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट। परिवहन करने के लिए आपको कम ऊर्जा लगेगी। अगर यही चीज़ आप ट्रक से भेजते तो आपको बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल लगाना पड़ता, लेकिन पाइपलाइन से आपको कम लगेगा। मेंटेनेंस बहुत लिटिल है, कम रख रखाव है, लिटिल मेंटेनेंस है। सेफ है, एक्सीडेंट फ्री है, कभी ऐसा नहीं होगा कि ट्रक में आग लग गई फट गया, ये इसमें ज़्यादा ऐसी घटनाएं हमको देखने को नहीं मिलती। सेफ है, एक्सीडेंट फ्री है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पहला, वंस लेड, एक बार बिछा दी गई, देन डिफिकल्ट टू इंक्रीज, तो बढ़ाने में दिक्कत जाती है। पुरानी पाइपलाइन को चेंज करके उसको छोटा बड़ा करने में दिक्कत जाती है। देन डिफिकल्ट टू इंक्रीज, एक बार पाइपलाइन डाल दी फिर उसको बड़ा छोटा करने में बड़ी समस्या है। लीकेज डिफेक्शन डिटेक्शन इज डिफिकल्ट, लीकेज का पता लगाना मुश्किल है। कहाँ से पाइपलाइन फूट गई, अब गुजरात से लेकर भटिंडा तक कहाँ पाइपलाइन फूटी है कैसे पता चलेगा? लीकेज डिटेक्शन इज डिफिकल्ट। फूट सकती है ना पाइपलाइन, घर की सड़क फूटते देखी है आपने, पानी चूने लग जाता है। अंडरग्राउंड पाइपलाइन डिफिकल्ट टू रिपेयर, भूमिगत पाइपलाइन का रख रखाव मुश्किल है। अंडरग्राउंड पाइपलाइन डिफिकल्ट टू रिपेयर। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। कल की जो क्लास होगी, कल मैं बता दूंगा क्लास है कि नहीं है, उसमें हमको ये मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करना है। हमको सोलर एनर्जी और रीन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में देखना है। सोलर एनर्जी के साथ क्या चैलेंजेस हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आया यूपीएससी में कि विंड एनर्जी के साथ क्या पोटेंशियल है और उसका फैलाव लिमिटेड क्यों है। मतलब वो यही पूछता है जनरली कि कौन सी एनर्जी में कितनी संभावनाएं हैं और उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि संभावना सामने नहीं आ पा रही। ठीक है। एक क्वेश्चन और 2021 में पूछा गया कि गोंडवाना लैंड में इतने ज़्यादा मिनरल्स हैं लेकिन फिर भी वो जीडीपी में इतना कम क्यों योगदान देते हैं। तो इस सवाल को भी हम कल ही देखेंगे, अगर कल क्लास लूंगा मैं तो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट।